नमस्ते। आज इस 2 अक्टूबर के दिन अ, आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। पहले तो आज उनके उनको मैं नमन करते हुए आज का जो माय एनईपी टॉक सीरीज का जो अगला जो टॉक है उसकी हम शुरुआत करने से पहले मैं एक बात सभी को मैं बता दूं कि माय एनईपी कंपटीशन को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और आपके सभी की जानकारी जानकारी के लिए मैं ये सिर्फ बता दूं कि अभी तक हमारे पास लगभग 1 लाख एंट्रीज आई हैं। और लगभग 12 लाख लोगों ने इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर किया है और खुद को एम्बेसडर भी घोषित किया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो इस लाइव सेशन को फेसबुक के थ्रू सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो जिन्होंने अभी तक खुद को एम्बेसडर नहीं बनाया है माई एनईपी का, वो खुद एम्बेसडर बने। अपने आसपास के लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताएं और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो चेंज आने वाला है उसके बारे में बताएं। और एनईपी जानने के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ढंग से जानने के लिए www.mynep.in, इट मीन्स www.mynep.in, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाकर आप खुद को रजिस्टर करें, वहां के जो कंटेंट पढ़े, वहां के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखें, सो दैट आपको एक जानकारी मिले कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या। तो आज हम इस टॉक की शुरुआत करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर सुदर्शन जी जुड़े हैं। सीनियर व्यक्ति हैं बहुत, और बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। आज हमसे वो जुड़े हैं यहाँ पर। आज वो एनईपी और उसके आने वाले समय में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताएंगे। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष है, प्रांत के अध्यक्ष है परमेंद्र जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सुदर्शन जी का यहाँ पर वो परिचय दे दे। तो फिर हम उसके बाद फिर तत्पश्चात मैं सुदर्शन जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने अपना विषय रख सकते हैं। धन्यवाद। सबको नमस्ते। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। तो सबको नमस्ते। आज हम लोगों का ये सौभाग्य है आज कि हम लोगों के बीच में जो अपने मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुदर्शन जी, आपका परिचय करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। तो हम लोगों का मार्गदर्शन करने आज डॉक्टर सुदर्शन कुमार जी, आप एक्स डीआरडीओ हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आप मूलतः रियासी जम्मू से हैं। आपकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू से ही हुई है। आप ने 200 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों का लेखन किया है। आप अग्नि अवार्ड जैसे महत्वपूर्ण अन्य 6 अवार्डों से सम्मानित हो चुके हैं। आप स्वस्थ भारत अभियान से जुड़ने के साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में लेखन का कार्य करते रहते हैं। आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सदस्य सहित विभिन्न राष्ट्रीय समितियों में सदस्य के रूप में देश एवं समाज का नेतृत्व करते रहते हैं। कि सामाजिक कार्यों में बहुत ही अभिरुचि है। इसके साथ ही आप विद्यार्थी परिषद का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपका डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। सुदर्शन जी, आप अपना विषय प्रारंभ कर सकते। नमस्कार। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने मेरे को आपके समक्ष अपने कुछ विचार, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर अवसर प्रदान किया। जैसे कि आपको ज्ञात है, ये जो पॉलिसी है यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को अप्रूव की थी और 7 अगस्त 2020 को इसको जो है रिलीज किया गया। इसका मेन पर्पस है टू रिप्लेस द प्रीवियस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो 1986 में लागू की थी,
और एक कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन एज वेल एज वोकल कोर्सेज ट्रेनिंग रूरल और इस एरिया पे ज्यादा जोर देना। इसका मेन एम ही यही है, टू ट्रांसफर द एजुकेशन सिस्टम बाय 2030। इसकी बैकग्राउंड क्या है? अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आप सबको ज्ञात है कि जब 1914 में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो किया तो उसमें ये पॉइंट लाया था कि वो एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे। और हम सबको अभी ये ज्ञात हो चुका है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2015 में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, टी.आर. सुब्रमण्यम थे उनके, और जो है उसने एक पॉलिसी, एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनाया जो कि जून 2017 को जो है प्रस्तुत किया गया। इस डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो ये 484 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, और ये जो है इसमें जो है इसको 2.5 लाख ग्राम पंचायत में भेजा गया, 6,600 ब्लॉक्स में भेजा गया, 6,000 अर्बन लोकल बॉडीज को दिया गया, और 676 डिस्ट्रिक्ट में दिया गया कि उनसे रिस्पांस लेने के लिए कि उनके क्या व्यू होने चाहिए, हमारी फ्यूचर एजुकेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या उनकी सजेशंस हैं। इस चीज को देखते हुए हमें ये हैरान होते हैं कि हमें कम से कम भी 2 लाख सजेशन मिले। 2 लाख सजेशन मिलने के बाद में जो है एक विजन बनाया गया, ट्रांसफॉर्म द नेशन into a vibrant, knowledgeable society by providing a high quality education to all। और इसमें यह भी कहा गया कि मदर टंग ओरिजिनल लैंग्वेज अप टू क्लास 5 तक होनी चाहिए, और आगे भी वो यूज कर सकते हैं, और एम्फेसिस संस्कृत पर, लेकिन ज्यादा जोर नहीं। इसके विषय में हमारे जो कल जो प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो भाषण दिया उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। अभी मैं वो डिटेल तो अभी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स को मैं टच करने की कोशिश जरूर करूंगा। वो ये है कि हमने जो है सबसे पहले 10+2 स्ट्रक्चर को ही रिप्लेस कर दिया है। यानी हम जो स्ट्रक्चर जो अभी लाए हैं वो है 5+3+3+4। यानी अब हम बच्चे को किंडरगार्टन जब डालते हैं या प्री नर्सरी में डालते हैं, वहां से उसकी डेवलपमेंट का सोच रहे हैं, वो उसके बाद वो पीएचडी करे या कुछ भी करे, वो इस लेवल तक चले गए हैं। तो इसको 4 स्टेजेस में हमने डिवाइड किया है। फाउंडेशनल स्टेज और 8 इयर्स में है, उस वक्त उसमें नेचर क्रिएटिविटी के तौर पर रखा जाएगा। फोकस विल बी ऑन क्रिएटिविटी एक्टिविटी लर्निंग। जो एक बड़ा बोझ बस्ते का लेके चलते थे उसको हटा दिया गया है। उसके बाद में सेकंड स्टेज जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज है, जो क्लास 3 और 5 की है, और बच्चे की एज जो है 8 और 11 इयर्स के बीच में होगी। इसमें हम ग्रेजुअली जो इंट्रोड्यूस करेंगे स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज, आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। थर्ड स्टेज जो हम ला रहे हैं मिडिल स्टेज में है, क्लास 6 to 8, इसमें 11 इयर्स टू 14 इयर्स की एज में होगा। यहां में इंट्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स का कंसेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, साइंसेस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। देन सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 to 12, कवरिंग द एज 14 इयर्स से 19 साल तक, और 2 पार्ट्स में है 9, 10, 11, 12। डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स का नॉलेज डेप्थ, क्रिटिकल एनालिसिस और एनालिटिकल थिंकिंग जो है इस पे ज्यादा जोर दिया जाए, और मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ सब्जेक्ट्स। और एक सबसे विशेष बात इसमें ये है, बच्चा नर्सरी में ही जाता था तो पेरेंट्स वरीड थे कि नंबर क्या ला रहा है। अल्फाबेट्स में अगर वो 99 में 98 नंबर में से 98 लाता है तो दे आर नॉट हैप्पी कि 98 क्यों आए हैं। वो इस बात पे दुखी है कि 2 कहाँ कटे। ये नहीं रियलाइज करते कि बच्चे पे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कितना पड़ रहा है। उस चीज को यहाँ बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, और सीधा एक बच्चे में जो एक नेचुरल ग्रोथ हो उसको देखते हुए जो है एज जो है हमने एग्जामिनेशन ही जो इसमें रखा गया है, 3rd और खाली 3 बार देना होगा, 3rd स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में, और रेगुलर एग्जामिनेशन को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा जो बोर्ड के 2 ही एग्जाम होंगे, 10th एंड 12th, और स्टैंडर्ड भी एस्टेब्लिशमेंट बॉडी भी कैसा होना चाहिए। हमारा मेन जो फोकस है जो एक्सटेंड किया गया है कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ, उसकी रुचि, उसका फिजिकल थिंकिंग और उसके फिजिकल बॉडीली ग्रोथ की तरफ जो है ज्यादा ध्यान दिया गया है। उसके लिए जो है
गवर्नमेंट ने 2 चीजें देखी हैं कि एक जो है काउंसलर्स को रखा जाएगा और सोशल वर्कर्स को दिया जाएगा ताकि इन चीजों के हमें बच्चे की हैबिट्स इनकलकेट की जाए। हायर एजुकेशन की बात करें तो हमने जो है 4 इयर्स मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री का कोर्स की बात की है, लेकिन क्लास एग्जिट भी साथ रख दी है। अगर बच्चे की उसमें रुचि नहीं है तो पहले साल ही क्विट कर सकता है, तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसका साल वेस्ट नहीं जाएगा। दूसरे साल में अगर कंटिन्यू करता है तो डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी और उसके बाद में जो है 4th ईयर में उसको जो है प्रॉपर डिग्री और वो मिलेगा, जो बीएड के जो भी होगा उसकी होगा। एमफिल कंटिन्यूड है बट पीएचडी के लिए जरूरी नहीं है। टीचिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन कहाँ से आता है? कम्युनिकेशन जो है एक टीचर प्रोवाइड करते हैं। तो हमने जो है टीचर्स के लिए जो है विशेष ध्यान दिया है कि टीचर शुड बी पैशनेट, मोटिवेटेड, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल इक्विप्ड टीचर्स के हैं। उनकी सिलेक्शन पे जोर देने के लिए हमने जो 4 इयर्स जो कोर्स की जो मैं लास्ट में बात की है, ये टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए कंपलसरी हो जाएगा। यानी हमें जो टीचर मिलेंगे वो टीचर मिलेंगे जो हाईली क्वालिफाइड होंगे, हाईली एफिशिएंट होंगे। यहाँ मैं आपको एक कलाम साहब का वाक्य बताता हूँ। कलाम साहब यूज्ड टू से कि अच्छा टीचर वो है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल तभी अच्छी हो सकती है तो एक बच्चा जो लास्ट बेंच में बैठा है वो भी उसको समझे कि ये क्या बताया। ये टीचर्स का एक वैल्यूज होती हैं। तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये रखा है और सिस्टम को टोटली ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है ताकि अच्छी तरह से जो लोग इसमें आए और उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज का भी ध्यान दिया गया। नो ओब्वियसली अब बात ये आती है कि हम ये कहते हैं कि हमने इस पॉलिसी को चेंज किया है। भाई पॉलिसी तो थी, 1986 में भी पॉलिसी थी, वो पॉलिसी राजीव गांधी गवर्नमेंट लाई थी। ऐसे तो उसके बड़े पॉइंट्स हैं, वो मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, मैं 3 ही चीजें लूंगा। उन्होंने कहा कि वुमेन्स को एजुकेशन दो, जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और इनके लिए एजुकेशन का प्रोविजन होना चाहिए और डिस्पैरिटी रिमूव होना चाहिए। क्या ये हुआ? ये मैं आप पे छोड़ता हूं। इसके अलावा उससे पहले भी पॉलिसी थी। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे जो है उस वक्त हमारा मिशन ये था कि जो जितने भी हमारे ना पढ़े लिखे लोग हैं हम उसको लिटरेसी को बढ़ाएं, रूरल एरिया में और जो है अर्बन एरिया में, दोनों जगह। तो उस तरफ ध्यान दिया गया। उसके अलावा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाए, उसके अलावा यूजीसी बनाए, कुठारी कमीशन आया जो है, एक सब है और एक एजुकेशन सिस्टम को कोशिश की गई। लेकिन जो हमारा बेसिक सिस्टम था उसको किसी ने नहीं छेड़ा। इंक्रीमेंटल चेंजेस, इस पे मैं आऊंगा कि वो है 1968 में एक और पॉलिसी आई। वो क्या आई? 3 लैंग्वेज फार्मूला लगाओ और इंग्लिश को कंपलसरी कर दो, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो वो उस तरह से वो चलना शुरू हो गए। मैं यहाँ आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले नहीं था? अगर हम वैदिक की बात करें तो हमारा गुरुकुल सिस्टम पूरी वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम था और हम टेक्नोलॉजी में उस वक्त टॉप पे थे। क्यों? कि हमने उस वक्त उन गुरुकुल्स में हमने एक जो शिक्षा देते थे उसका तरीका अलग था। गुरु और शिष्य के रिलेशन अलग थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, गुरु का पहला मोटिव होता था कि बच्चे को मेडिटेशन, योगा और अदर स्टैंडर्ड्स सिखाए जाएं। मेडिटेशन से आपको पता है एकाग्रता बनती है, एकाग्रता से जो है कंसंट्रेशन पावर उसकी बनती है। और वहां ये सोशल कोई नहीं था, किसी भी वर्ग का होगा सबको इक्वल ट्रीटमेंट वो देते थे गुरुकुल्स में। और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुरुकुल का था सेल्फ कंट्रोल सिखाना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना और प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज और कल्चर को देना। स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता था। पहला वासु कहते थे, जिनकी एजुकेशन वो 24 साल तक रखते थे, कि वहां भी गुरु भी भांप लेते थे कि इस बच्चे में काबिलियत क्या है। अगर वो अच्छा तीरंदाज है तो उसको तीरंदाज में एक्सपर्टाइज दी जाएगी, वो अच्छा रिसर्चर बन सकता है तो उसको रिसर्चर के तौर पर यूज किया जाएगा। तो उस चीज को देखते हुए उसको उसमें डाला जाता था, तो इसलिए वो अपने आप में एक्सेल करने की कोशिश करते थे। दूसरा रुद्रा, जो एज ग्रुप इसमें था अप टू 36 ईयर में लोग जो है गुरुकुल में रहते थे। और तीसरा जो इनोवेशन और हाई क्वालिटी रिसर्च करते थे वो अप टू एज 48 ईयर्स की एज में गुरुकुल रहते थे, उसको आदित्य कहा जाता था। इस सिस्टम ने हमको क्या दिया? इस सिस्टम ने दिया डेप्थ ऑफ नॉलेज, taught cultural values, analytic capabilities, brotherhood, good humanities, love and discipline.
सबसे पहले गुरुकुल में यही सिखाता जाया था कि बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, रिस्पेक्ट द ब्रदर्स। तो ये सब हुआ। जब मैं इसको अभी की पॉलिसी को, वहां भी छोटे बच्चे को लेके पूरा उसको ग्रूम किया जाता था, थोड़ा सा अगर उससे लिंक करता हूं, हम ये फाइंड करते हैं अभी भी हम केंद्र के प्री नर्सरी, नर्सरी, आंगनवाड़ी की बात करके हुए बच्चे को नेचुरल ग्रोथ से लाके उस तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एक किस्म का एक नया प्रयोग के तौर पे होगा, नया इनोवेशन तौर पे आएगा, वो जो पॉलिसी जो है वो बहुत बढ़िया उससे होगी। लेकिन हमारी इतने बढ़िया होते हुए व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, क्यों हम जो है इसमें चले गए? आपको मालूम है कि हमारी जो हिस्ट्री अगर हम बात करें, वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स 200 साल। जो लिटरेचर पहले उसे हम जब पढ़ते हैं पता चलते हैं कि हमारा एंशिएंट सिस्टम एजुकेशन तो वन ऑफ द बेस्ट था। लेकिन जब लॉर्ड मैकेली साहब आए तो उन्हें पूरे भारत का भ्रमण किया, क्योंकि उनको हिंदुस्तान पे रूल करना था, उनको हिंदुस्तान को स्लेव बनाया हुआ था, रूल करना चाहिए था। तो उनके दिमाग में एक ही चीज सूझी कि इनके एजुकेशन सिस्टम को क्यों ना तोड़ा जाए। नो, देयर वाज ए गैप ऐसे था, एक तो तरफ तो जो थे गुलाम थे, हम लोग जो थे वहां गुलाम थे, और दूसरी तरफ किंग जो थे वो थे, और बीच में कोई नहीं था। दे वांटेड सम सॉर्ट ऑफ ए लेयर, ए स्टेज या पीपल का लेयर जो क्रिएट की जाए, जिनका ब्लड इंडियन हो, बॉडी इंडियन हो, लेकिन दिमाग जो है वो इंग्लैंड का चले। तो उन्होंने हायर एजुकेशन में इंग्लिश और ब्रिटिश मॉडल को ले आए। इससे क्या हुआ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो तबाह हो गया, लेकिन एक बीच की लेयर आ गई जिन्होंने अपनी ही भाषा को, अपनी ही लैंग्वेज को, अपने ही सिस्टम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और बोला हम सुपीरियर हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वेयर इन लोगों को तो कुछ आता नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे सिस्टम को जबरदस्त, तभी आप देखो कि जितनी इन्वेंशंस हुई हैं ये 19वीं और 20वीं सदी हमारी साइड से बहुत कम हुई है, पूरी यूरोप में हुई, कि हमारा रिसर्च सिस्टम को खत्म कर दिया गया। और हमें जो सिस्टम दिया गया, उस सिस्टम में हमको ये कहा गया कि आप 10th करो, 12th करो, क्लर्क प्रोड्यूस करो, आप जो है वो करो, डिग्रीज को जॉब से डीलिंक कर दिया गया। अब की स्टेज ये है कि पहले लोग जो है डिग्री लेते हैं, उसके बाद नौकरी ढूंढते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। अनफॉर्चुनेटली जब ये देश आजाद हुआ तो उस वक्त हमने उसी सिस्टम में तो इंक्रीमेंटल चेंजेस करके पॉलिसी बनाना शुरू कर। 10th 12th आजादी से पहले भी चलता था, बाद में भी है। हमने कोई ब्रॉड चेंजेस उसमें नहीं लाई कि हम अपने ओल्ड सिस्टम पे जाने की कोशिश नहीं की। क्यों? ये 70 साल बाद अभी हमको याद आया कि हमें एक नई पॉलिसी के रूप में आना है, हम अपने ओल्ड सिस्टम पे जाना है, ताकि हमारी एजुकेशन सिस्टम हो वो इम्प्रूव हो, हमारे लोगों के जो है यूथ इम्प्रूव हो, यूथ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। इसको देखते हुए गया। जैसे कि आप सब जानते हैं का एक विजन है कि भारत को आत्मनिर्भर देखना या और चेंजेस उसमें देखनी या एक विश्व गुरु के रूप में देखना, तो उसमें जो है आगे क्या वजह 2050 तक क्या सिचुएशन होगी, हमें किन किन समस्याओं को झूंझना पड़ेगा। जब हम उसकी बात करते हैं, हमें पता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है बाई 2050 होगी 9.7 बिलियन, और इंडियन पॉपुलेशन जो होगी 1.73 बिलियन, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, हाईएस्ट पॉपुलेस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। चाइना की पॉपुलेशन हमसे कम हो जाएगी, 1.46 बिलियन होगी, और जो है हम चाइना को सरपास कर लेंगे पॉपुलेशन में बाई 2027। इस चीज को देखते हुए हमें समस्याएं क्या आगे आने वाली हैं। हमारी समस्याएं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हैं। अगर हमारी इंटरनल समस्याएं हैं तो हमारी प्रॉब्लम आएगी फूड सिक्योरिटी अपने लोगों के लिए, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, साइबर का सिक्योरिटी, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट विच विल कॉज अनरेस्ट, माओइस्ट, नक्सलिस्ट, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ये सब बढ़ेगा। एक चीज मैं और आपको बताऊं, आज की प्रेजेंट जनरेशन जो है वो वेट करने को तैयार नहीं है। वो विद हाई एस्पिरेशन और डेवलपमेंट के साथ जब आते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर हमें अब ये डिग्री है तो यहाँ इस साथ में हमें उसका काम मिलना चाहिए। तो इस चीज को देखते हुए एजुकेशन रिफॉर्म्स जो थे ये बहुत जरूरी थे, और ये फर्स्ट पॉलिसी है जिसको डीप रूटली स्टडी करके वो जो है इसको आगे लाने की कोशिश की गई है ताकि पूरे सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आए। यहां मैं थोड़ा सा टच करूंगा आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में, कि जो ये जो है 1949 में 9 जुलाई को फॉर्म की गई थी। आपका तो क्लियर मोटो है एजुकेशन रिफॉर्म्स। आप जब भी बात करते हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा आपका ये है
to create and perpetuate a holistic and sustained development in an individual. होलिस्टिक और सस्टेन डेवलपमेंट तभी हो सकती है हम उसको जब केजी से लेके पीएचडी तक पूरा गाइड करें, तभी वो एक पर्सनालिटी के तौर पे आता है। इसमें 3 स्टेक होल्डर होते हैं, बच्चा खुद, पेरेंट्स और टीचर। जब एजुकेशन हम देते हैं तो उससे नॉलेज मिलता है, नॉलेज से पावर, पावर लीड्स टू रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट लीड टू हैप्पीनेस। मैं यहां आपको एक एग्जांपल दूंगा अगेन कलाम साहब की। हम उसको नेशनल और इंटरनेशनली एवरीबॉडी हमसे ही वाज ए ट्रू नेशनलिस्ट, कहां से आए, कैसे बने। अगर इसके डीप में थोड़ा सा जाएं, सबको मालूम है जब हम उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, कलाम साहब एक जो है रामेश्वरम के छोटे से गांव में जो है वहां पर वो पैदा हुए। उनके फादर जो है मौलवी थे उसमें मस्जिद में, वो साथ में एक वहां पर क्रिश्चियन का वो है चर्च था, वहां फादर थे, पादरी थे, और हमारे हिंदू श्राइन है जहां पर रामेश्वर में वो हाइड्रोप्रेस, ये तीनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। तो बच्चे को एनवायरनमेंट क्या मिला? बच्चे को एक कंपोजिट कल्चर का एनवायरनमेंट मिला, जो है कंपोजिट कल्चर का एनवायरनमेंट मिला, जिसमें जो है कभी वो उसके पास पादरी साहब के पास जाते थे, फादर के पास जाते थे, कभी वो हेड प्रेस्ट के पास जाते थे। तो बचपन में ही उन्होंने जो है ये जो है नॉलेज गेन कर लिया हिंदू ग्रंथों का, बाइबल का और कुरान का। अल्टीमेटली ही ग्रू एज ए सोशल यानी नेशनल लीडर। तो जो क्वालिटीज बच्चे में इनकलकेट शुरू में की जाए उसी से वो ग्रो होता है। ये हमारे पास लाइव एक एग्जांपल है जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। और जहां ये बच जाता है, एक्सलेंट करता है, चाहे वो एजुकेशन में गए, चाहे वो इसरो में रहे, चाहे वो हेड डीआरडीओ रहे, डीजीडीआरडीओ रहे, या चाहे वो प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद एज ए टीचर जो है उन्होंने कितना योगदान समाज के लिए किया, ये सबके लिए जो है आई ओपनर है। नो, जब ये देखा जाए तो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज अ सर्टेन विजन, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि हमें ये मालूम है बाई 2049 हमारे पास जो है स्किल्ड मैन पावर बहुत होगी। इफ इट्स स्किल्ड मैन पावर तो वर्ल्ड जो है हमारी तरफ देखेगी, अगर स्किल नहीं है तो हमें उनको जॉब ढूंढने के लिए काम करना पड़ेगा। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड उसमें जो है रूरल रिफॉर्म्स, डिजिटल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता कहां से आएगी? उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है साहब, और कोई भी आपको बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं देगा। दैट हैज टू बी सेल्फ ग्रोन, सेल्फ डेवलप। टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी को हम ऐसे कहेंगे यहां पर, टेक्नोलॉजी रेफर्स एज ए मेथड्स, सिस्टम्स एंड डिवाइसेस which are the result of scientific knowledge being used for practical purpose। जिस साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल पर्पस के तौर पर यूज करेंगे उसी को हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये कहां से आएगा? इसके लिए हमें टॉप क्लास रिसर्चर्स चाहिए, हमें जो है जो हाईली मोटिवेटेड साइंटिस्ट चाहिए। ये प्रेजेंट सिस्टम जो हम टेक्नोलॉजी के जो हम लाया हैं, जो प्रेजेंट जो लाए हैं कि जिसमें एग्जिट पॉलिसी रखी है, जो रिसर्च में वही जाए जो हाईली कॉम्पिटेंट है। जब हाईली कॉम्पिटेंट रिसर्च में जाएगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है। और ये इस टेक्नोलॉजी के लिए ये एनईपी जो पॉलिसी आई है, ये एक नील के पत्थर के तौर पे सिद्ध होगी। टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है? जब हम टेक्नोलॉजी के बेनिफिट की बात करते हैं, इन पीस जो है इट एक्ट्स एज ए डेटरेंस के काम करती है, क्राइसिस में जो हमको ऑप्शन देती है, वार में इट एक्ट्स एज एन एज। टेक्नोलॉजी अगर अच्छे तौर पे यूज कर दे तो बोन है, नहीं तो बेन है। जब हम हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ देखते हैं, इंडिया enjoys a very unique position in the world। कैसे? इंडिया इज द लार्जेस्ट पेनिसुला ऑफ साउथ एशिया। हमारे पास टोटल एरिया जो है वो 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन आपको पता ही है 133.2 करोड़। लैंड बॉर्डर है 14,790 किलोमीटर एंड सराउंडेड बाय 6 कंट्रीज, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी हैं। सिमिलरली हम जब इसकी बात करते हैं अपने मैरीटाइम बाउंड्री की, तो वो 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, वो भी जो है उससे भी। तो देयरफॉर उनके लिए जो है, चाहे वो हम सिक्योरिटी की बात करें, चाहे वो हम एग्रीकल्चर में बात करें, चाहे हम टूरिज्म में बात करें, चाहे हम डिजिटल की बात करें, तो जो टेक्नोलॉजी है दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस। और ये जो अभी जो हमने जो सिस्टम लाया है, इससे वो जो है हमें जो है टेक्नोलॉजी को फर्दर ग्रो करने में, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाने में बहुत ज्यादा हमें जो है मदद जो है हमें मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा
जो है आपसे बात करूंगा कि व्हाट इज ए वे फॉरवर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है हमने जो प्रोसेस शुरू किया है 7 अगस्त, 2 महीने तो हो गए, अभी तक क्या किया है हमने? जब भी कोई चीज शुरू की जाती है उसको अपनाया जाता है। अपनाने का मतलब है जैसे स्वच्छ भारत को लोगों ने अपनाया तो वो चल रहा है, इसी तरह इसको भी हमको अपनाना पड़ेगा। तो हमें जो अप्रोच चाहिए वो बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से अप्रोच है। जैसे कि आपने बताया कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी जयंती है, तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि इंडिपेंडेंस से पहले जो पहले 3 प्रोजेक्ट्स लिए थे इस कंट्री को के लिए, वो एक गांधी जी ने लिया था, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिया था। उसको चलाने के लिए ऊपर से नहीं चलाया गया, टॉप डाउन अप्रोच नहीं ली गई, बॉटम डाउन अप्रोच से लिया गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांव जाके जहां का डेवलपमेंट करना था लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनको ट्रेन किया और उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। एज अ रिजल्ट आज भी वो उन्होंने, चाहे वो खादी की बात करो चाहे और किसी की भी बात करो, उसके इंडिपेंडेंस के बाद तो हमने 70 प्रोजेक्ट ले लिए। आउटपुट तो आपके सामने है, आप खुद देख लीजिए क्या डेवलपमेंट है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। तो वी हैव टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप नीचे से अप्रोच। सेकंड इस होल एनईपी के लिए लोगों को में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। यहाँ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो इसमें भी फॉल्ट ढूंढेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमारा नुकसान ना हो जाए। दे आर नॉट फॉर वेलफेयर ऑफ द कंट्री, वो अपने सेल्फ की जो बात करते हैं इसमें भी ढूंढेगा। तो हमें जो है एक पॉलिसी के तहत लोगों में, गांव में, पंचायत में, ब्लॉक्स में जाके एक अवेयरनेस कंप्लेन करनी है, इसके फायदे उनको बताने हैं। जो लोग इसको ऑप्ट करेंगे उनको कैसे उनको जॉब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, कि कैसे कैसे वो अपना जो है सेल्फ क्रिएट कैसे करेंगे, ये चीजें हमें उनको बताना पड़ेगी। किसी भी चीज को अपनाने के लिए माइंडसेट बड़ा मैटर करता है। हम एक माइंडसेट से चलते हैं जो सिस्टम चल रहा है बड़े आराम से चले, हम इसमें कुछ नहीं करना। जब एक ड्रास्टिक चेंज लानी होती है तो माइंडसेट भी बदलना पड़ता है, और माइंडसेट को चेंज करने के लिए अवेयरनेस इज द मेन टूल रहता है कि लोगों को जब उसके फायदे पता चलेंगे और उसका थोड़ा सा उनके स्टेक होल्डर्स के हाथ पकड़ना पड़ेंगे तो ये जो है वो रहेगा। यहां पर मैं आप लोगों को बता दें, रोल ऑफ आपके वॉलंटियर्स एबीपी इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये आप लोग कर नहीं सकते, यंग माइंड्स कर नहीं सकते। उसको करने के लिए इसको अच्छी तरह से अध्यात्मिक करके इसमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि किस इलाके के लिए कैसे क्या चीज करनी है, और उन लोगों को विलेज लेवल पे जाके आप जो करेंगे, गांव गांव जाके जाएंगे, तो जो है उसका जो है सही जो है लोगों को जो है फायदा मिलेगा। तो आपका रोल इसमें बहुत क्रूशियल रहता है, और एक डेफिनेट टाइम फ्रेम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम इसको अभी इंप्लीमेंट करेंगे तो 10 साल बाद इसके रिजल्ट मिलेंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि रिजल्ट अभी आ जाएंगे, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। ये लंबी प्रोसेस है, रोड मैप है, ये टोटल चेंज है। तो इसलिए इसका इंप्लीमेंटेशन टाइम फ्रेम, इसके मॉडल्स ऑफ अप्रेंडी एंड मोर कांटेक्ट विद द पीपल, ओननेस टुवर्ड द प्रोजेक्ट जो है हमको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये टास्क फोर्स एट विलेज लेवल जो है हमको फॉर्म करना पड़ेगी, गाइडेड बाय आवर पीपल, कि भाई इसको ऐसे नहीं आप लोग ऐसे करो। उससे जो है तब हम इसके जो है फ्रूट्स जो है आगे जाके हार्नेस कर पाएंगे। मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज करती है और क्या नुकसान होते हैं। हम जो है सबको मालूम है कि हम जो है हमारा मुल्क, होल वर्ल्ड जो है कोविड-19 से जो है जूझ रही। अभी मैं आंकड़े देख रहा था, हमारे 62 लाख के करीब आंकड़े हो चुके हैं, 98,000 डेथ्स। ये तो हमने टाइमली कुछ मेजर्स ले लिए थे कि हमारा जो कैटास्ट्रॉफ होना था उससे हम बच गए, और चीजें जो है अंडर कंट्रोल चल रही हैं। और जो है हम जो फार्मूला उसमें लगा रहे हैं कि जो भाई सोशल डिस्टेंसिंग, कवरिंग ऑफ मास्क एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। लेकिन मैं एजुकेशन की बात करता हूं ना, हमारे जो है 22 मार्च से आज तक क्या स्कूल खुले? नहीं खुले। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं टीवी पे, भाई हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, हमने वर्चुअल क्लासेस शुरू की हैं, हम जो है कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। यार किसको दे रहे हो वो क्लासेस? हमारा इंडिया 70% गांव का है। आप रिमोट एरिया में जाइए, क्या उनके पास बिल्डिंग ही नहीं है तो आप कंप्यूटर कहां से दोगे? नेट कनेक्टिविटी नहीं है। नहीं हुआ। उनको किसने पढ़ाया है? जो सेकंड में थे, थर्ड में थे, फोर्थ में थे, जो गांव में रह रहे हैं, जहां नहीं जाता है, एजुकेशन का क्या हुआ? अगर ये पॉलिसीज इतनी ही अच्छी थी तो वो सब उनको बेनिफिट मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है।
आप खुद जाकर सर्वे करके देखिए। मैं कई जगह गया हूँ, मुझे देखा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम एक तरफ सुनते हैं वो जो है बड़ी हाई एजुकेशन हम दे रहे हैं, ऑनलाइन कर दिया, टेक्नोलॉजी हैज चेंज द सिस्टम, टेक्नोलॉजी विदाउट नथिंग विल कम आउट, कहाँ से आए? तो इसलिए जो है ये हमारे पास लाइव एग्जांपल है। ये पेपर्स में आप कुछ भी बता दीजिए, सब बहुत ये है, हमने तो इतने जो ऑनलाइन लेक्चर ले लिए, लेक्चर में बच्चे कितने आते हैं? अगर 100 की क्लास है तो है, ये मैंने लाइव एग्जांपल देखी है मैंने, उसमें भी वो दे कीप ऑन प्लेइंग गेम्स। तो इसलिए हमें जो सिस्टम देखना है कि ये तो हमारा है, हमें वो सिस्टम क्रिएट करना है जहां बच्चे खुद इंस्टिट्यूटिव होके आए और सीखें कि हमें ये सिखाओ। जहां गांव गांव में जाके, रिमोट एरियाज में जाके हम जो है एजुकेशन का जो है सही एजुकेशन, जो हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन जो सब है, वो हम उन सब तक पहुंचाएं। मैं एंड में ये कहूंगा, ये जो पॉलिसी आई है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे से बनाई गई है। बच्चे के फ्यूचर को राइट फ्रॉम द किड्स को, उसको इंडिपेंडेंट छोड़ के, बस्ते के बोझ से हटा के, उसको नेचुरल थिंकिंग पे छोड़ के, जैसा कि पुराने हमारे गुरुकुल के टाइम पे होता था, वैसा करके जो है हम एक आगे की तरफ चल रहे हैं और एक एक्सलेंट रिसर्चर के तौर पर, इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के तौर पे जाने की एक अटेम्प्ट हमारी है, जो कि बहुत सराहनीय है। और इसके लिए हम प्रेजेंट गवर्नमेंट को और हमारे डायनेमिक लीडरशिप जो प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये बनाया है। तो ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आगे जाके ये उन लोगों के लिए जो बहुत बेनिफिशियल सिर्फ होगा, प्रोवाइडेड इसको सही ढंग से जो है हम इम्प्लीमेंट जो है करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं जो है अपना आज का भाषण यहाँ समाप्त करता हूँ और एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे आज अपने विचार आपके समक्ष रखने का एक अवसर प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। और जैसे आपने ना अपनी परंपरागत एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात किया, आपने संस्कृत लैंग्वेज का भी आपने यहाँ पर रेफरेंस दिया है। और साथ में जैसे गुरुकुल सिस्टम में होता था ना कि हर एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया जाता था, हर एक बच्चे के ऊपर उसका सर्वांगीण विकास हो, उसके हिसाब से उसे उसकी लोकल लैंग्वेज में उसका चॉइस के हिसाब से पढ़ाया जाता था। वैसे ही हर एक व्यक्ति जैसे गुरुकुल में होता था ना कि गुरु उसका एक वहां पे एक पिता के समान वहां पर होता था, या वो जो टीचर होती थी जैसे पहले समय जो होता गुरु माता कहते थे टीचर को भी, जो अगर वो महिला है तो ऐसे गुरु पिता और गुरु माता मतलब इट इज अ क्या कहते हैं कि बहुत ही सेक्रेड काम था ये, बहुत ही सेक्रेड काम था। उसे सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया नहीं था, वो एक सेवा का भी एक उसमें एक एक्चुअली एक भाव था। तो उसी के जरिए अगर जैसे यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग की भी बात की गई जैसे आपने कहा, तो अगर हम ये आने वाले समय में ये भाव भी हर एक टीचर के मन में, हर एक टीचर के मन में अगर हम ये उत्पन्न कर पाए, तो वो भाव वो ट्रांसफर कर पाएंगे छोटे छोटे बच्चों में। और वही जो जो एक लोगों के प्रति आस्था रखना, रिस्पेक्ट रखना, और दूसरे के जो सिंपथी रखना लोगों के प्रति, और दूसरे के प्रति सेवा का भाव जो रखना है मन में, ये अगर हम वहां से शुरू से छोटे बच्चे बचपन से अगर हम ये सारी चीजें शुरू करेंगे, तो उससे जैसे आपने कहा कि एक रिजल्ट आने में तो समय तो लगेगा, और सोसाइटी चेंज होने में भी धीरे धीरे होता है चेंज, कभी भी सडन चेंज कभी नहीं हो पाता, ये सही नहीं सही। होता है। तो आपने इतने सहज शब्दों में आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज का जो ये स्पेसिफिक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर जो टॉक था, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लोगों को हमने यहाँ पर फेसबुक के थ्रू जुड़ने के लिए हमने बुलाया था। काफी स्टूडेंट्स आज जुड़े, और भी बाकी के जो लोग हैं जो फेसबुक पर रेगुलरली आते हैं, उन्होंने भी आपका आज आपका आज टॉक सुना है। तो आपके टॉक से भी परिवर्तन की एक श्रृंखला शुरू हो जाए, इसके लिए मैं आपको भी मैं धन्यवाद शुरू हो गई है, तो मैं आपका भी आप यहाँ पर आए, आपका समय आपने यहाँ पर दिया, कंट्रीब्यूट किया, और इसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं यहाँ आज ये छोटा सा वेबिनार यहाँ पर खत्म होता है, मैं इसका वो घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। थैंक यू।